नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बीजेपी में भगदड़, स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद धड़ाधड़ इस्तीफे। 14 जनवरी से बीजेपी निकालेगी एलईडी रथ, क्या करेंगी छोटी पार्टियां। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सतीश मिश्रा पीछे हटे, नहीं लड़ेंगे चुनाव। धर्म संसद में नफरत से सहमत दिखे केशव मौर्य, इंटरव्यू छोड़कर भागे। और भारत में कोरोना हुआ बेलगाम, अमेरिका में अस्पताल में रिकॉर्ड लोग भर्ती। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है यूपी चुनाव से। बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है और योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है संघमित्रा मौर्य, वो एक लोकसभा एमपी हैं और पूर्वांचल में स्वामी प्रसाद मौर्य की बताया जाता है कि बहुत अच्छी पकड़ है और उन्हीं के समर्थन में कई विधायकों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। और खबर ये आ रही है कि अभी और लोग इस्तीफा लेकर लाइन में खड़े हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीएसपी के कद्दावर नेता माने जाते थे और अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने उनके शामिल होने के बाद कहा कि सामाजिक न्याय, समता, समानता की लड़ाई लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का एसपी में स्वागत है। लेकिन आपको जानकर यहाँ पर रुचि होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को जो इस्तीफा पत्र लिखा है उसमें क्या लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि योगी के मंत्रिमंडल में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर भी मैंने काम किया, लेकिन दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों एवं छोटे लघु व्यापारियों की उपेक्षा देखकर मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। यानी कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका पूर्वांचल में तो है ही, साथ में बीजेपी जो पिछड़े वर्ग के वोटर्स थे जिनको रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि बैकवर्ड वोटर्स को जो बीजेपी अल्योर करने की कोशिश कर रही थी, उसमें अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और अगर उनके समर्थक अगर इस चीज में लग जाएंगे कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की जो जमीन है वहां की वो खिसक जाएगी। और बीजेपी के लिए ये पहला इस्तीफा नहीं है। अभी कल आपने देखा था कि जो बिलसी के विधायक हैं राधाकृष्ण शर्मा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश की हवा है वो बदल रही है और जिस तरीके से लोग बीएसपी या बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो इसका संकेत है कि ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव के पार्टी की लहर है और जनता उसमें अपनी उम्मीद देख रही है। हालांकि बीजेपी का यह दावा है और ओपिनियन पोल जो सर्वेज हुए हैं वो भी ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार बना लेगी, लेकिन उतना प्रचंड बहुमत नहीं मिलेगा बीजेपी को जो 2017 में मिला था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी छोड़ छोड़कर नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो बीजेपी को कमजोर करता है और जमीन पर बीजेपी कैसे जनता का दिल जीतेगी, ये एक बड़ी चुनौती है। दावे तो बहुत है, इश्तिहार दे देकर बीजेपी अपना समर्थन बटोरने की कोशिश कर रही है, लेकिन वास्तविकता पर, धरातल पर, लोगों के दरवाजे पर क्या बीजेपी का विकास पहुंचा है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर भी हमारी चुनाव से ही जुड़ी हुई है। आपको याद दिला दें कि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सारी रैलीज पर, यानी कि जो फिजिकल रैलीज हैं उस पर रोक लगा दिया था और जिसके बाद अखिलेश यादव ने ये मांग की थी चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग को डिजिटल कैंपेन के लिए जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, उन्हें पैसा देना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के पास जिस तरीके का पैसा है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बराबरी कोई विपक्षी पार्टी नहीं कर सकती। अब ये सुनने में आ रहा है कि बीजेपी अपनी एलईडी रथ यात्रा 403 कंस्टिट्यूएंसीज में भेजेगी। ये जाहिर सी बात है कि अलग अलग शहरों में जिस तरीके से बीजेपी अपना डिजिटल वॉर रूम बना रही है, मेरठ, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर अलग अलग तरीके से वॉर रूम बनाने की, डिजिटल वॉर रूम बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। अब ऐसे में छोटी पार्टियां क्या करेंगी? क्या उनके पास पैसा है?
क्या उनके पास उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या वो बीजेपी से हार जाएंगी क्योंकि वो जनता के बीच में नहीं जा पा रही है? ये सारे बड़े सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से हम डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं, डिजिटल भेदभाव की जब हम बात करते हैं, तो आज चुनाव में भी ये डिजिटल डिवाइड साफ नजर आ रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो उनके पास ना फंड्स है, ना उनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ऐसे में जो छोटे दल हैं वो क्या करेंगे? जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंच सकता, जहां पर बिजली नहीं पहुंच सकती, जैसे कि जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी या बीएसपी या फिर कोई भी जो और विपक्षी दल के जो नेता हैं वो आखिर वोटरों तक कैसे पहुंचेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में हम लोकतंत्र में कहते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबके लिए समान लड़ाई की एक जमीन होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर एडवांटेज बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि वो सत्ताधारी दल है, उसके पास पैसा है, उसके पास ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऐसे में क्या करेंगे बीजेपी? जो विपक्षी दल हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा? चुनाव आयोग ने जो फंड्स हैं उसको बढ़ा दिया था। पहले जो आवंटित फंड्स थे वो 28 लाख थे, उसको बढ़ाकर अब 40 लाख पर कैंडिडेट कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें शामिल है। लेकिन अखिलेश यादव का मानना है कि ये जो अमाउंट है, ये जो राशि है, ये पर्याप्त नहीं है 403 कंस्टिट्यूएंसीज में जाने के लिए। तो क्या करेंगे विपक्षी दल? ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। और ऐसे में ये चुनाव किसकी ओर जाएगा? क्या बीजेपी के लिए ये वॉक ओवर रहेगा? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर में बात करते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। जी हां, आज बीएसपी के जो राज्यसभा सांसद है सतीश मिश्रा, उन्होंने आज प्रेस वार्ता में ये बताया कि सतीश मिश्रा और मायावती दोनों चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उनका ये मानना है कि मायावती ने पहले भी विधानसभा के लिए कभी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि उन्होंने चुनाव में कॉन्टेस्ट नहीं किया और कभी भी उन्होंने असेंबली इलेक्शन में भाग नहीं लिया। और साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला स्टेटमेंट बोला। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में न बीजेपी की सरकार बनेगी, न अखिलेश की सरकार बनेगी, यानी कि समाजवादी पार्टी की भी नहीं बनेगी और बीजेपी की भी नहीं बनेगी, बल्कि बीएसपी की बनेगी। और उन्होंने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी के पास 400 कैंडिडेट्स ही नहीं है तो फिर वो 400 सीटें कैसे जीतेंगे? तो ये सारे सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। और लेकिन ये उनका कहना कि न समाजवादी पार्टी जीतेगी, न बीजेपी जीतेगी और केवल बीएसपी जीतेगी, तो फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पार्टी का मुखिया यानी कि मायावती, जो कि पार्टी की अगुवाई हमेशा से करती हैं, सतीश मिश्रा उनके साथ साथ होते हैं। और अगर दोनों ही लोग, यानी कि अगर किसी पार्टी का सेनापति ही अगर चुनाव में नहीं लड़ता है तो उसकी जो पूरी आर्मी है उसका क्या होगा? यानी कि एक तरीके से बीएसपी ने, यानी कि मायावती ने, सतीश मिश्रा ने आज सरेंडर कर दिया। उन्होंने मान लिया कि उनके बस का नहीं है ये चुनाव जीतना, भले ही वो एक मॉरल पॉस्चरिंग कर रहे हो और उन्होंने कह दिया हो कि नहीं ये तो बीएसपी जीतेगी। लेकिन कैसे जीतेगी बीएसपी चुनाव जब आपका सेनापति यानी कि मायावती ने ही हार मान ली, सतीश मिश्रा ने ही एक तरीके से चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी? तो ऐसे में आप मनोबल अपने कार्डर्स का कैसे बढ़ाएंगे? और वो भी एक ऐसे समय में जब बीएसपी के तमाम लोग छोड़कर अब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। तो ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन बीएसपी की सरकार बनेगी। तो आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? जनता देख रही है कि मायावती ने इस बार चुनाव में कोई इंटरेस्ट लिया ही नहीं, उधर सतीश मिश्रा का भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और यही वजह थी कि जितने बीएसपी के नेता हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि यूपी का इस बार का चुनाव जिसमें कि मायावती होंगी ही नहीं, बीएसपी एक तरीके से होगी ही नहीं, तो फिर ये जो लड़ाई है ये केवल अखिलेश यादव और बीजेपी की होगी। अब ऐसे में चुनौती कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस क्या कुछ कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। चौथी खबर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की। वो बीबीसी हिंदी को एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें कि रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया जो अभी धर्म संसद हुई थी हरिद्वार में और रायपुर में, उसके बारे में। और वो इतना चिढ़ गए कि उन्होंने माइक छोड़कर, वो इंटरव्यू छोड़कर भाग गए। उन्होंने माइक फेंका, उतारा और इंटरव्यू छोड़कर भाग गए। यहां तक कि उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और कहा कि इस फुटेज को डिलीट करिए। और इस फुटेज को डिलीट कराने की कोशिश की। वो तो जैसे तैसे इस फुटेज को
रिट्रीव किसी न किसी तरीके से किया। लेकिन यहाँ पर जानना ये होगा कि क्या पूछा गया उनसे केशव प्रसाद मौर्य से कि वो इतना भड़क गए। केशव प्रसाद से पहला सवाल ये किया कि धर्म संसद के बारे में वो क्या कहेंगे, क्या उसका चुनाव से कोई लेना देना है, क्या ध्रुवीकरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उन तमाम सवालों पर उन्होंने ये कहा कि धर्माचार्य जितने हैं उनको अपने मंच से अपनी बात कहने का अधिकार है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी को किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। और आप केवल हिंदू धर्माचार्यों की बात क्यों कहते हैं, बाकी धर्म के लोग भी उल्टी सीधी बातें करते हैं और आप मीडिया वाले नहीं दिखाते, ऐसा कहना था केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा कि आप आर्टिकल 370 के हटने के पहले कितने लोगों ने पलायन किया जम्मू कश्मीर से, आप उनकी बातें नहीं करते हैं। तो उन्होंने मीडिया पर ही सारे सवाल दाग दिए और उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये धर्म संसद नहीं थी, ये धर्म संसद कुछ संतों ने की थी और संत बैठक में क्या कहते हैं ये उनका विषय है। और इस जो ये धर्म संसद है ये चुनावी माहौल नहीं बना रही है, क्योंकि उनसे ये भी सवाल किया गया कि क्या ये चुनावी माहौल बनाने में मदद कर रहा है बीजेपी की। तो उन्होंने इस बात को कहा कि कोई ऐसा माहौल नहीं बनाया जा रहा है और कोई नरसंहार की भी बात नहीं कही गई है और इसे चुनाव से न जोड़ा जाए। और माइक उतारकर उन्होंने फेंक दिया और वो इंटरव्यू छोड़कर चले गए। यानी कि बीजेपी के जो नेता हैं वो धर्म संसद के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर संत पर, किसी भी संत पर अगर बीजेपी का कोई नेता उंगली उठाएगा तो उसे ये पता है कि शायद बीजेपी में उसका भविष्य नहीं होगा। और यही वजह थी कि इतना गुस्सा केशव प्रसाद मौर्य ने दिखाया कि वो अपना माइक उतारकर फेंक कर चले गए और जितने भी सवाल थे उनका जवाब उन्होंने ठीक से नहीं दिया और सारी बातें मीडिया पर ही थोप दी कि मीडिया वाले गलत हैं अगर वो इस तरीके के सवाल कर रहे हैं। तो फिर ये तो शूटिंग द मैसेंजर वाली बात हो गई कि आप कोई अनकंफर्टेबल प्रश्न का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि वो आपको पॉलिटिकली सूट नहीं करता है और आपने उल्टा मीडिया को ही दोषी ठहरा दिया। तो ये कैसी बीजेपी है? क्या एक लोकतांत्रिक पार्टी आप कहेंगे इसे? और क्या ये लोकतंत्र है कि अगर किसी नेता से सवाल पूछा जा रहा है तो वो माइक फेंक कर और वो इंटरव्यू छोड़कर भाग जाए, वो भी एक चुनावी समय में, एक चुनावी दौर में जब आप तमाम तरीके के सवाल आपको झेलने पड़ते हैं, सब पार्टी झेलती हैं। आखिर क्या हो गया केशव प्रसाद मौर्य को, वो इतने आग बबूला क्यों हो गए? पूरा विश्व इस चीज पर सवाल कर रहा है, लेकिन बीजेपी को देखिए, बीजेपी में ऐसा लग रहा है कि अब बेशर्मी की और बेहयाई की जो पराकाष्ठा है वो बीजेपी ने अब क्रॉस कर दी है। यानी कि उससे कोई सवाल ना पूछे जाए धर्म संसद के बारे में, क्योंकि उनका यही मानना है कि जितने भी धर्माचार्य हैं हिंदू के, उनको अपने मन से कहने की, कुछ भी वो कहें वो उनको कहने का अधिकार है। लेकिन बीजेपी इसमें कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बीजेपी इसमें बेबस है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। आखिरी खबर में अब बात करते हैं कोरोना की, जो कि बिल्कुल भारत में ऐसा लग रहा है कि बेलगाम हो गया है और कंट्रोल करना मुश्किल है। तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और मंगलवार को अगर हम नए केसेस की बात करें तो 1,68,063 नए केसेस आए और एक्टिव केसेस की जो संख्या है भारत में वो 8,21,446 है। ओमिक्रॉन की जो केसेस की जो संख्या है आपने देखा कि वो बढ़ गई है और उसका आंकड़ा है 4,461 केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के हो गए हैं। और दिल्ली में उधर प्राइवेट ऑफिसेज को बंद कर दिया गया है, रेस्टोरेंट्स को पहले से ही बंद कर दिया गया था, खाली टेक अवे डिलीवरीज को परमिट किया गया है और सब लोगों को बोला गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। अगर जितने भी अभी तक मैथमेटिकल मॉडल सामने आए हैं, सबका ये कहना है कि ये जो कोरोना की पीक है वो फरवरी तक बिल्कुल चरम सीमा पर होगी, यानी कि सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो अमेरिका में रिकॉर्ड हॉस्पिटलाइजेशंस हो रहे हैं और 10 लाख से ऊपर के केसेस अमेरिका में रोज दर्ज हो रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की जो संख्या है मरीजों की वो भी काफी बढ़ गई है। तो पूरे विश्व में ही कोरोना का संकट अभी चल रहा है। अब इससे जो जितने भी देश हैं वो कैसे निपटेंगे ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज ओमिक्रॉन वेरिएंट है, कल उसके बाद कोई और वेरिएंट आएगा, तो क्या हमें कोरोना से निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद ऐसा लग रहा है कि एंडेमिक आ जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं कोरोना का अंत होगा। तो चलिए हम यही कामना करते हैं कि धीरे धीरे कोरोना का अंत हो और सबको इससे निजात मिले। बहरहाल सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।